हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों चर्चा में थे। बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए और बैंकिंग व्यवस्था को ग्राहक केंद्रित बनाने के लिए, समावेशी बैंकिंग तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर बैंकिंग एवं वित्तीय सुधार से संबंधित अनेक प्रकार की कमेटियां बनाई गई। उनमें कई कमेटियां महत्वपूर्ण हैं, उनको आप लोग यहां से देख के अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले जो समिति बनी थी, महत्वपूर्ण समिति 1990 में, बोईपुरिया समिति। बोईपुरिया समिति बनी थी 1990 में। इस समिति ने क्या सुझाव दिया? इस समिति ने बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर सर्विस में बेहतर करने के लिए इन्होंने सुझाव दिया। सबसे महत्वपूर्ण समिति है 1991 बनी नरसिंहम समिति। इस समिति का क्या सुझाव था? वित्तीय प्रणाली संरचना, एसएलआर सीआरआर में कमी और निजी बैंकों का उदय के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिया। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया। ठीक है ना। इसके तहत एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में लागू किया गया। ऐसी सिचुएशन में विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, विदेशी निवेश बढ़ा, कंपनियों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता महसूस हुई, जबकि बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में इन कंपनियों को देने के लिए फंड उपलब्ध नहीं थे। तो क्यों नहीं था? उसकी जो मुख्य वजह थी वो ये थी कि तत्कालिक समय में जो बैंक्स थे उनके सीआरआर, एसएलआर, ये दोनों, यानी ये क्या था? रिजर्व रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों बहुत अधिक मात्रा में थे। जैसे क्या था, ये लगभग 40% तक हो जाया करता था और ये जो है 18 से 22% हुआ करता था। तो ऐसी सिचुएशन में बैंकों के पास तकरीबन ग्राहकों को देने के लिए जो लोन होते थे वो 40% के आसपास ही हुआ करते थे। तो नरसिंहम कमेटी ने यह रिकमेंडेशन किया कि सबसे पहले जो बैंकों का रिजर्व रेशियो है वो क्रमिक रूप से कम होना चाहिए। तो आज देखेंगे सिचुएशन क्या है। सीआरआर 3% और ये एसएलआर 18% के आसपास है। तो इस तरह से इन्होंने महत्वपूर्ण जो सुझाव दिया वो दिया। दूसरी जो घटना थी वो ये थी, आप लोगों को आइडिया है बीओपी क्राइसिस का, बीओपी संकट का। तो बीओपी क्राइसिस होने की वजह से क्या था कि एक कमेटी बनी थी, तारापुर कमेटी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि जो चालू खाते की और पूंजी खाते की परिवर्तनीयता है उसके लिए यह जरूरी है कि बैंकों का जो है रिस्क, जो वेटेज है वो कम होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह जो है नरसिंहम कमेटी के ये महत्वपूर्ण डिसीजन थे। क्योंकि नई कंपनियां भारत में प्रवेश कर रही हैं और जो पुरानी कंपनियां हैं उनमें से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के थ्रू अपनी पूंजी को वापस ले रहा है। तो ऐसे में बैंकिंग व्यवस्था का सुदृढ़ होना और प्राइवेट सेक्टर का सही से रन करना महत्वपूर्ण है। तो नए बैंकों के लाइसेंस देने, नए बैंकों के खोलने के लिए भी इस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। दूसरा चीज क्या था? एक घोष कमेटी 1992 में बनी है बैंकिंग धोखाधड़ी और सुरक्षा मानकों पर नियंत्रण के लिए। 93 में बिहारी लाल समिति है बैंकिंग पर्यवेक्षण और बैंकिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण के लिए। 97 में खान समिति है यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए। और 98 में फिर से नरसिंहम कमेटी बनती है और वो जो है वो बैंकिंग सुदृढ़ीकरण और एनपीए के और बैंकों के मर्जर के संदर्भ में बात करती है। आप जरा सोचिए, ये बैंकिंग वन, जो नरसिंहम 1 कमेटी है और नरसिंहम 2 कमेटी, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है।
जब 1991 में नरसिंहम कमेटी ने कहा था कि नए बैंकों का जो है नए बैंकों का उदय होना चाहिए और बैंकिंग प्रणाली और जो कारपोरेट सेक्टर है, कंपनियां हैं, उनको बैंकों को ऋण देना जरूरी है ताकि वो ग्रोथ कर सके। लेकिन हुआ क्या, इस रिकमेंडेशन के बाद बैंकों ने पर्याप्त मात्रा में निजी क्षेत्र को जो है ऋण उपलब्ध कराया। लेकिन ये देखा गया कि ऋण देने की वजह से बहुत सारे बैंकों का एनपीए बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया। तो एनपीए बढ़ने की वजह से बैंकों पर एक प्रकार से संकट जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। तो इसको ध्यान में रखते हुए नरसिंहम कमेटी ने 1998 में जो कमेटी बनी थी उसने रिकमेंडेशन किया कि बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है। दूसरा, एनपीए जो उनके बैड लोन हैं उनको रिकवर करने की व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसे बैंक जो ठीक से अपनी गुणवत्ता नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं उन बैंकों को धीरे धीरे जो है वो विलय करने की भी आवश्यकता है। आज तक जो है आप देखेंगे तो जो बैंकों के जो मर्जर की प्रोसेस चली आ रही है वो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर है। वर्मा समिति बनी 1999 में। इस समिति ने कहा कमजोर जो सार्वजनिक बैंक है उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। रंगराजन समिति वित्तीय समावेशन पर बनी। रघुराम राजन समिति व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधार और समावेशी विकास पर बनी। दामोदरन कमेटी ग्राहक शिकायत निवारण को बेहतर करने के संदर्भ में बनी। उषा थोराट कमेटी एनबीएफसी के विनियमन के लिए बनी। नचिकेत मोर समिति वित्तीय समावेशन और नए बैंकों के लाइसेंस के लिए बनी। तो आप देखेंगे वित्तीय समावेशन की वजह से ही पेमेंट्स बैंक वगैरह ये सारी चीजें बनी। विमल जलान समिति नए बैंकों के लाइसेंस के लिए बनी है। रतन पी वट्टल कमेटी डिजिटल पेमेंट के लिए बनी और विमल जलान कमेटी 2018 में बनी थी। 19 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था आरबीआई के सरप्लस ट्रांसफर के लिए कितना इंपॉर्टेंट फंड जो है उसे आरबीआई को रखना चाहिए, उसके बाद सरप्लस को केंद्र सरकार को सौंप देना चाहिए। इस पे हमने आपसे पिछली क्लास में चर्चा किया था। तो कुल मिला के ये महत्वपूर्ण समिति है। एक महत्वपूर्ण समिति है पीजे नायक समिति। 2014 में यह समिति बनी और इस समिति का जो डिसीजन है इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ते हैं क्योंकि ये एक लैंडमार्क सुझाव था पीजे नायक समिति का। अब जरा देखिए 2014 में पीजे नायक समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया सेंट्रल बोर्ड में। ओवरऑल यह जो कमेटी है वह बैंकिंग व्यवस्था में की गुणवत्ता गवर्नेंस पे फोकस करने के लिए बनी थी। इसके महत्वपूर्ण जो सुझाव थे उनमें 4 महत्वपूर्ण सुझाव आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। पहला इन्होंने जो सुझाव दिया वो क्या दिया, बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन का, बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन का। दूसरा, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के गठन की इन्होंने बात की। तीसरा, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग को पब्लिक सेक्टर के बैंकों में रिड्यूस करने की बात किया। और चौथा इन्होंने बात किया जो इनटू डुअल कंट्रोल है बैंकों के ऊपर वो कम होना चाहिए। एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला चीज क्या था, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन की बात इन्होंने कही। इसके आधार पर जो है 2016 में बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का गठन हो गया और विनोद राय जो कैग थे, उस कैग रहते समय इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण घोटालों को उजागर किया था। तो पहले बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के चेयरमैन बनाए गए। तो इस बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का बनाने का जो उद्देश्य था कि जो बैंकों के एमडी हैं, जो सीईओ है, इन सबकी नियुक्ति जो है वो यह बोर्ड करेगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगा ताकि योग्य लोग उस पे बैठे, ना कि जो है उस पे सलाह या किसी के द्वारा सिफारिश किए हुए लोग उस पे बैठे। तो इस तरह से ये पहला चीज इंप्लीमेंट हुआ, बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन हुआ। 2022 में इसका नाम चेंज करके कर दिया फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है।
जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था उसका नाम क्या हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, अब देखिए जरा दूसरा जो महत्वपूर्ण सुझाव था, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के गठन की बात की आई। क्या था मामला, ये एक्चुअली हुआ क्या कि बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे कि बैंक अब केवल और केवल बैंकिंग का कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि बैंक कई प्रकार के कार्य कर रहा है। जैसे बैंकिंग कार्य, जैसे मान लीजिए कि ये जमा स्वीकार कर रहा है और यह क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। दूसरा आपने देखा कि बैंक इंश्योरेंस का भी काम कर रहा है, और बैंक जो है वो म्यूचुअल फंड का भी काम कर रहा है, और बैंक एनबीएफसी से रिलेटेड वर्क भी कर रहा है, और एंजल इन्वेस्टर्स या फिर अनेक प्रकार के कार्यों में बैंक इन्वॉल्व है। तो अब जरा सोचिए कि जब बैंकिंग व्यवस्था, जैसे मान लीजिए कि एसबीआई है, एसबीआई बैंक इंश्योरेंस, एसबीआई इंश्योरेंस, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एसबीआई जो है एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस, और एसबीआई जो है वो क्या कर रही है, एंजल इन्वेस्टर्स, इतने सारे काम कर रही है। अगर कहीं वो असफल होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था पर उसका क्या पड़ेगा, पूरे एसबीआई पर उसका असर पड़ेगा। तो पीजे नायक समिति ने यह रिकमेंडेशन किया कि ऐसी सिचुएशन में आवश्यक है कि एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी होनी चाहिए। सजेस्टेड क्रिएशन ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, अंडर विच गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन पीएसबीज कैन बी ट्रांसफर्ड। जो पीएसबी सेक्टर की जो शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट की, वो किसको ट्रांसफर हो जाए, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को। दिस विल एंश्योर प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड रिड्यूस डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और ये क्या करेगा कि बैंक प्रोफेशनल तरीके से काम करे, और जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट होता था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बात और महत्वपूर्ण थी कि अगर बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी एक सुप्रीम बॉडी बन जाएगी तो उसके अंडर में जितने भी कार्य हैं वो अलग अलग तरीके से लोग करेंगे। बैंकिंग सेक्टर अलग अपना बैंक का काम करेगा, म्यूचुअल अपना अलग करेगा, और वो करेगा, और वो व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित होगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस कंपनी के बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग हमने बात ही किया कि रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन पीएसबी शुड बी ब्रॉट डाउन बिलो 50%, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो शेयरधारिता है वो 50% से कम होनी चाहिए। बोर्ड एम्पावरमेंट, recommended enhancing the role, responsibility and powers of the board. Boards should be empowered to take independent business decision and monitor management effectively. अब इन्होंने कहा कि जब बोर्ड जो है ये बनेगा तो जो उसका एमडी होगा, जो चेयरमैन होगा, और उससे संबंधित जो डिसीजन होंगे वो इंडिपेंडेंस होंगे, यानी यह क्या होगा, इम्पावर्ड होगा। तो बैंकिंग व्यवस्था के जो डिसीजन होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, और वो बैंक जो है वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से वर्क करेगा, और वो बेनिफिट भी अर्न करेगा। इनटू डुअल कंट्रोल, हमने आपसे पहले ही बात किया कि जो बैंकिंग व्यवस्था है इस पे एक तरफ इसका रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई। दूसरा इसको गवर्न कौन करता है, गवर्नमेंट। और ओवरऑल जो इसकी फंक्शंस हैं, कार्यप्रणाली है, वो कौन देखता है, खुद बैंक देखता है। तो आरबीआई क्या करता है, रेगुलेशन का काम, गवर्नमेंट इसके गवर्न का काम करती है, और बैंक इसकी बैंकिंग व्यवस्था के संचालन का काम करती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता था कि इसी सिचुएशन में क्या होता था कि बैंकों के खुद के स्वयं के डिसीजन नहीं हो पाते थे, और कभी कभी क्या होता था कि दोहरा नियंत्रण होने की वजह से डिसीजन या पॉलिसी पैरालिसिस वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो पीजे नायक कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि बैंकिंग व्यवस्था पे केवल और केवल रेगुलेशन का काम आरबीआई का होना चाहिए, बाकी गवर्न की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बैंक के बोर्ड की होनी चाहिए, बैंक की होनी चाहिए। इससे बैंक क्या होगा, वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगा।
तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीजे नायक कमेटी का रिकमेंडेशन पे क्या बना था? बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। दूसरा, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। तीसरी बात हमने क्या कहा था कि इन टू ड्यूअल कंट्रोल, और गवर्नमेंट जो शेयर होल्डिंग है वो भी बैंकिंग व्यवस्था में 50% से कम होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण चीजें। इसी से संबंधित एक और बात है कि पीजे नायक कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे उसके साथ साथ ही बैंकिंग व्यवस्था में जो ओवरऑल गवर्नेंस को लेकर के जो बातें पीजे नायक कमेटी ने बताई थी, उस पर सरकार ने 2 प्रकार के कदम उठाए। पहला, उन्होंने जो सुधार किया, जो पहला रिफॉर्म किया वो क्या किया? 4R। दूसरा 4D। ठीक है, अब जरा से देखिए, सबसे पहला जो है R, वो क्या है? रिकैपिटलाइजेशन। रिकैपिटलाइजेशन, पुनर्पूंजीकरण। पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पर सरकार ने यह क्या कदम उठाया कि चूंकि बेसल जो मानक बनाए गए थे, बेसल मानक के तहत बैंकों को CRAR कम से कम RBI के तहत अगर देखें तो 11.5% होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि बैंक अपनी जो है वो CRAR वाला जो कैपिटल है वो मेंटेन करे, इसके लिए बैंकों को पुनः पूंजी उपलब्ध कराई गई। ठीक है ना? रिकैपिटलाइजेशन किया गया। दूसरा, रिजोल्यूशन, समाधान, यानी बैंकों की जो NPA की व्यवस्था है, NPA, जिन बैंकों का NPA आवश्यकता से ज्यादा है या जो बैंक रुग्ण अवस्था में पहुंच गए हैं, उन बैंकों को स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 लागू किया। ठीक है ना? दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई जो कंपनियां हैं, यानी जिन कंपनियों ने बैंक से लोन लिया और वो कंपनियां दिवालिया हो गई और वो बैंकों का लोन अदा करने की स्थिति में नहीं है, यानी उनका जो लोन है वो NPA में कन्वर्ट हो गया है, उसके सोल्यूशन के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया। ठीक है ना? 2016 में। तीसरा, रिकॉग्निशन, पहचान करना। इसके तहत क्या किया गया कि जो बैंक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, यानी उनका जो रिस्क वेटेज है वो आवश्यकता से अधिक हो गया है, उनका NPA लगातार बढ़ रहा है, उन बैंकों की पहचान करना। ठीक है? स्पेशल मेंशन अकाउंट, इसको समझना है, इसका वर्गीकरण किया गया। स्पेशल मेंशन अकाउंट एक्चुअली क्या है कि NPA बनने से पहले खराब ऋण की पहचान करना। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की आगे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो टू बिग टू फेल, TBTF, यानी कि जो बैंक ज्यादा बड़े हैं, जिनका कैपिटल का साइज बड़ा है और साथ ही साथ जिन्होंने ज्यादा मात्रा में लोन दे रखा है, ऐसे बैंकों के फेल होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती। तो DSIB बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, इसकी पहचान की गई। ठीक है ना? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, DSIB। तो भारत में ऐसे 3 बैंकों की पहचान की गई। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन बैंकों पर निगरानी रखेगी RBI हमेशा, क्योंकि ये वो बैंक हैं जिनके फेल होने से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ हो सकती है, यानी टू बिग टू फेल, यानी ये फेल होते हैं तो अर्थव्यवस्था में जो है वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना? तो दूसरा, रिफॉर्म इन रेगुलेशन। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1949, इसमें संशोधन किया गया और इसके तहत ही ये PCA फ्रेमवर्क लागू किया गया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव
एक्शन लागू किया गया। तो ये 4 बातें महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट ने पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये 4R की बातों को स्वीकार किया, रिकैपिटलाइजेशन, रिजोल्यूशन, रिकॉग्निशन, रिफॉर्म्स इन रेगुलेशन, ठीक है ना। तो अब आपसे सवाल अगर पूछे कि आईबीसी किसके थ्रू लागू किया गया, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो पीजे नायक। और एनपीए की पहचान करने के लिए जो स्पेशल मेंशंस अकाउंट का वर्गीकरण किया गया वो भी पीजे नायक, ठीक है ना। ये डीसिप डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक हैं टू बिग टू फेल के कैटेगरी में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक, क्लियर। दूसरा क्या सुझाव किया, विनियमन में कमी, डीरेगुलेशन, डिफरेंशिएशन। इसके तहत क्या किया गया कि जैसे क्या था कि कमर्शियल बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, तो कहा कि वो बैंक तो व्यवस्था तो काम कर ही रही है, लेकिन हमें डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट आवश्यकताओं के आधार पर हमें बैंक बनाने की आवश्यकता है। तो इसके सुझाव के आधार पे जो है नए बैंक खोले गए, एक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक पेमेंट बैंक, ठीक है ना। तो बाद में हालांकि अलग कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये ओपन हुए हैं, लेकिन विभेदीकरण की बात जो है वहीं से शुरू किया गया, अलग अलग प्रकार के बैंकों की शुरुआत की गई। डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना। डिस इंटरमीडिएशन, मध्यस्थता में कमी, एनबीएफसी म्यूचुअल फंड्स की भूमिका को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। अब होता क्या था कि कंपनियां पहले क्या होती थी, कंपनियों को जरूरत होती थी वो सीधे कहां से, बैंक से लोन लेते थे। अब कहा कि ये जो बैंक मध्यस्थता का काम कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, अगर किसी कंपनी को फंड की जरूरत है तो वह सीधे बाजार से फंड ले सकती है। उसका माध्यम क्या होगा, जैसे बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया और म्यूचुअल फंड्स हो गया, इनके थ्रू वो फंड कलेक्ट कर सकती है। दूसरा, निजी बैंकों को कार्य करने की अनुमति दे दी गई, तो इससे क्या हो गया, कंपटीशन को बढ़ावा मिला। तो इस तरह से जो है ये 4R और 4D की बातें थी पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे, वो हमने आपसे चर्चा कर लिया। अब देखो जरा, बैंकिंग सुधारों की प्रक्रिया का जो अगला चरण था, एक तो बैंकों का जो एनपीए है और दूसरा बेसल नॉर्म्स। एनपीए क्या है कि यदि जो बैंक ने कोई ऋण किसी को दिया है, किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को, अगर वह ऋण की जो किस्त है अगर 90 दिन तक कोई किस्त नहीं प्राप्त होती है, तो हम मान लेते हैं कि वह क्या है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इससे संबंधित जो और भी कॉन्सेप्ट है एनपीए, ठीक है, एक तो है जीएनपीए और एक है एनएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वे कुल ऋण जिन पर 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं हुआ है, यानी उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो और जो इंटरेस्ट है दोनों शामिल हैं। तो यह बैंक के कुल खराब ऋण, बैड लोन्स को दर्शाता है, ठीक है, यानी यह कुल ओवरऑल स्ट्रेस है। जीएनपीए क्या है, वो कुल ऋण जिन पर 90 दिनों से अधिक समय तक भुगतान नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं, ठीक है। और एनएनपीए क्या है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जीएनपीए में से प्रोविजंस को घटाने के बाद शेष राशि, रियल रिस्क होता है ये। ये फार्मूला क्या है, एनएनपीए इक्वल टू एनएनपीए
NNPA इक्वल टू GNPA माइनस प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या है कि बैंक जो है वो अपने कुल दिए गए ऋण का एक निश्चित मात्रा रिस्क प्रोविजन के रूप में कवर रखता है, करने के लिए रखता है, ताकि अगर बाय द वे कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो बैंक उस जोखिम से बच सके। तो अब जो NNPA है वो ओवरऑल यह बताता है कि बैंक पर वास्तव में कितना जोखिम है। ठीक है, तो यहां पे हम जो चर्चा आपसे कर रहे थे वो चर्चा ये थी कि NNPA और GNPA, NNPA ठीक है। अब क्या हुआ कि जो वेसल नॉर्म्स है बेसेल जो है वह स्विट्जरलैंड का एक शहर है। यह जो है वो स्विट्जरलैंड का एक शहर है और यहां पर अब तक कुल 3 बार बैठक हुई है और वो तीनों बार जो एक प्रकार से मीटिंग में जो प्रोविजन किए गए उसे बेसल्स के नाम से जाना जाता है। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। बेसल 1 जो है ये 1988 में हुआ था। बेसल 2 ये आपका 2004 में, बेसल 3 2010-11 में। ठीक है, एट परसेंट प्लस बफर 2010 में यह 8% प्लस 2.5% जो है बफर रखा गया। और जबकि आरबीआई ने 9% प्लस 2.5% CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो। ये होता क्या है कि अगर आप बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जाएं तो ये कहता है कि जो CRAR है वो टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल बटे रिस्क वेटेज। ठीक है, T1 कैपिटल क्या होती है? बैंक की कुल जो पेड अप कैपिटल होती है, और टीयर 2 जो कैपिटल होती है जिसमें बैंक के बॉन्ड, डिबेंचर और जो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है उनसे संबंधित मिला जुला के जो कैपिटल होती है वो टीयर 2 कैपिटल होती है। तो कुल मिला के ये जो सिचुएशन है, अब कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेज एसेट गुणित 100, यह फार्मूला यहां पे इन्होंने बताया हुआ। अगर CRAR रिस्क वेटेज कम है तो ये CR हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब अधिक सुरक्षा और स्थिरता बैंक की बनी हुई है। तो चार्ट में अगर आप देखें तो मार्च 2015 से बढ़कर 17.2% हो गया है सितंबर 2025 तक। आप देखिए इसमें जो चार्ट का संकेत है, पहले वृद्धि फिर लगातार गिरावट, लगभग 11.2% मार्च 18 से घटकर 2.2% की स्थिति में आ गया है। और यहाँ पे जो है जो NNPA है वो 0.5% है, लगातार इसमें गिरावट आ रही है।
तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या है कि वर्तमान में भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था है वो अधिक सुदृढ़ है और उसमें जोखिम बहुत कम है, और वह भविष्य के लिए जो है वो भविष्य के लिए एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था के रूप में कार्य करने के लिए तत्पर है। ठीक है, तो हमने आपसे पहले चर्चा किया था कि पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे सरकार के द्वारा 2016 में आईबीसी कोर्ट आईबीसी 2016 को जो है वो लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को। तो इसका काम क्या है? इसका जो महत्वपूर्ण काम है कि यह व्यक्तियों, साझेदारी फर्म, कंपनियों के दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी और दिवालिया स्थिति, बैंक्रप्टी के मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करता है। ठीक है, आईबीसी के तहत जो है दो महत्वपूर्ण चीजें की गई। एक तो एनसीएलटी, एक डीआरटी। ठीक है, तो जो एनसीएलटी है वो क्या करेगी? जो कारपोरेट कंपनीज वगैरह है, इनके एनपीए को, ये जो है इनसे संबंधित जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का मामला है वो देखेगी। डीआरटी जो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल जो व्यक्ति हैं, फर्म वगैरह हैं, और उनके जो है मामले को डीआरटी कंपनी देखेगी, एनपीए से संबंधित इश्यूज को। ठीक, तो अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लाने का यह था कि समयबद्ध तरीके से टाइम बाउंड रेजोल्यूशन, समयबद्ध समाधान होना चाहिए, ऋण वसूली में सुधार और एनपीए कम करना, जो बैंकिंग व्यवसाय है उसका संरक्षण एवं पुनर्जीवन करना, साथ ही साथ जो कंपनियां हैं जो इस इंसॉल्वेंसी के दौर से गुजर रही हैं उनका जो है संरक्षण करना, वर्क कल्चर, क्रेडिट संस्कृति को बढ़ावा देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। देखो एक शब्द यहां पे यूज हुआ ना, इंसॉल्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो जाए, जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हो जाए, जब सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय उस द्वारा उस व्यक्ति या कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। ठीक है, बैंकरप्ट। तो ये किस पे लागू होता है? ये आईबीसी 2016 किसी कंपनी पे लागू होगा, इंडिविजुअल्स पे, पार्टनरशिप फर्म पे और एलएलपी सीमित देयता भागीदारी फर्म पे ये लागू होती है। अब देखिए किस पे लागू नहीं होता है, तो ये आरबीआई, बैंक, बीमा कंपनियां, सरकारी कंपनियां आदि पर ये विशेष परिस्थितियों में ही लागू होती हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है।
आईबीसी जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कैसे काम करता है उसे आप बेहतर तरीके से इसमें देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आराम से इसको देखिए। इसमें काम की जो चीजें थी वो हमने आपसे चर्चा कर लिया है। एनसीएलटी की चर्चा हमने कर लिया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स किसके तहत गठित हुआ है, तो आईबीसी के थ्रू ये गठित हुआ है। ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स अपील के लिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब इसी के थ्रू गठित हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या है, इनका 180 दिन में इन्हें समयबद्ध तरीके से काम करना होता है। 90 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो खास बात यह है कि 270 दिन में इसे निपटारा करना होता है, लेकिन कभी कभी मामले क्या हो जाते हैं कि 6 महीने पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे। एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात यह है कि 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई ने जो लगभग 500 प्राथमिक सहकारी बैंक हैं उनके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू कर दिया है। ठीक है। तो जो हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसके लिए पीसीए फ्रेमवर्क क्या है, कहने का मतलब यह है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो ठीक वैसे ही कार्य करते हैं जैसे कमर्शियल बैंक काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन बैंकों के ऊपर भी जो है रिस्क का जो बना रहता है, तो इसे समय रहते पहचान करना और उस पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके, इसलिए बैंक इन बैंकों के ऊपर भी आरबीआई के द्वारा पीसीए फ्रेमवर्क को लागू किया गया। अब बात यह है कि इसके दायरे में कौन कौन से बैंक, किस श्रेणी के बैंक आएंगे, तो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 ये आपके काम की चीज है। टीयर 1 का मतलब टीयर 1 की श्रेणी वाले जो यूसीबीज हैं उन पर पीसीए फ्रेमवर्क लागू नहीं होगा। टीयर 2 के अंतर्गत क्या है कि जिन बैंकों की कैपिटल जो है वो 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में है, टीयर 2 की कैटेगरी में आता है। 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के जो कैटेगरी में है वो टीयर 3 में आता है। 10,000 करोड़ से मोर देन जिनकी कैपिटल है वो टीयर 4 की कैटेगरी में आती है। तो ये सारे बैंक टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 कैटेगरी वाले पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत आएंगे। तो अब ये पहले इनके ऊपर क्या था, पहले ये एसएएफ सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब इनका प्रतिस्थापन कर दिया गया है पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत। ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए सुधारात्मक कदम उठाना, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उनको और बेहतर करना। ठीक है। समय रहते उनके पर्यवेक्षी उपाय लागू करना। तो कुल मिलाकर के पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत जब बैंक आ जाता है तो उसमें किन किन चीजों को बैंक को ध्यान में रखना होता है। एक तो CRAR, अभी हमने आपसे बात किया, ठीक है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कुल पूंजी का कुल जोखिम भारित हस्तियों से अनुपात, ये मेंटेन करना होगा। दूसरा, इनका जो नेट एनपीए है, नेट एनपीए बेसल नॉर्म्स के हिसाब से वो कवर होना चाहिए। तीसरा, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह से ये बेनिफिट अर्न कर रहे हैं वो चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। जिन बैंकों को ये पहचान कर लिया जाता है कि अब ये इनकी जो फिनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, उस पे पीसीए का फ्रेमवर्क लागू किया जाता है, यानी वो पीसीए की कार्रवाई के अंतर्गत आरबीआई के आ जाता है। तो जो बैंक पीसीए की कार्रवाई के अंतर्गत आते हैं उन पे कौन कौन से प्रतिबंध लग जाते हैं, नई शाखाएं नहीं खोल सकते वो, ठीक है, जोखिम भरे वो लोन नहीं दे सकते, उच्च जोखिम वाले सेक्टर में कम लोन देंगे,
लाभांश इनके डिविडेंड्स पे रोक लगा दी जाएगी, कैपिटल कंजर्वेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा, ठीक है। बड़े जो कैपिटल इनके कैपेक्स एक्सपेंडिचर हैं उनको रोक लगा दी जाएगी, नई भर्तियों पर रोक लगा दी जाती है, बोनस, प्रबंधन के वेतन आदि इन चीजों पर इन पे क्या है, रोक लगा दी जाती है। तो इस वाले जो न्यूज है इसमें आपके काम की बात यह है कि पहले जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे वो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते थे। 1 अप्रैल 2025 से इन पे पीसीए फ्रेमवर्क लागू कर दिया गया, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि टीयर 1 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इस श्रेणी में नहीं आते हैं। टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 श्रेणी के जो बैंक हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि पीसीए फ्रेमवर्क जिस बैंक पे अप्लाई हो जाता है तो उन्हें किन किन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। ये काम की चीज है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एक चैप्टर आप से रिलेटेड चीजों को खत्म कर लिया, जैसे जो बैंकिंग व्यवस्था थी, मनी एंड बैंकिंग, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण इश्यूज थे, उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स की बातें थी उन पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया।